हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है और मैं हूं कृष्णा यादव। फ्रेंड्स, हम मॉडर्न हिस्ट्री की ये दूसरी क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से भारत में पुर्तगाली कंपनी का आगमन हुआ और उन्होंने यहाँ पर किस प्रकार से अपने कार्य किए। तो जब हम पिछली कुछ घटनाक्रम पे नज़र डालते हैं तो हमने देखा था कि किस प्रकार से 1453 में एक घटना होती है जिससे कि उस्मानिया साम्राज्य जो है यहाँ पर कुस्तुंतनिया पर नियंत्रण कर लेता है। 1453 में कुस्तुंतनिया पर किसका नियंत्रण हो जाता है? उस्मानिया नियंत्रण हो जाता है, तुर्की का, उस्मानियों का नियंत्रण हो जाता है। 1453 वह वर्ष था जिस समय एक नए साम्राज्य का उदय हुआ जिसको उस्मानिया साम्राज्य कहा जाता है। उसका उदय यहाँ तुर्की के क्षेत्र में हुआ और उसने जो कुस्तुंतनिया, जिसको बैजेंटाइन की राजधानी कहा जाता था, बैजेंटाइन जो रोम साम्राज्य का एक हिस्सा था, उसकी राजधानी थी कुस्तुंतनिया, उस पर उस्मानियों का नियंत्रण हो जाता है। और उस नियंत्रण का परिणाम क्या निकलता है? उस नियंत्रण का परिणाम ये निकलता है कि जो भारत से स्थल मार्ग से यूरोप का व्यापार होता था वह स्थगित हो जाता है, क्योंकि जो तुर्की लोग थे, जो उस्मानिया साम्राज्य के लोग थे, उन्होंने भारी करारोपण किया और व्यवसाय को अपने तरीके से चलाने के लिए उन्होंने हर प्रकार की बाधाएं उत्पन्न कर दी थीं। व्यापार तो चल रहा था लेकिन यूरोप के लोग संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनको बहुत महंगे दामों पर वो चीज़ें प्राप्त हो पा रही थीं और इधर अरब की तरफ से होने वाला व्यापार पूरी तरीके से अरब लोगों के हाथ में था और वो मनमाने दाम वसूल रहे थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1453 में एक ऐसी परिस्थिति बन करके आई कि इंडिया का यूरोप से जो व्यापारिक कनेक्शन था वो बहुत ज़्यादा शिथिल हो गया। शिथिल हो जाने की वजह से चूँकि यूरोप में भारतीय मसालों की बहुत अधिक मांग थी, उस वजह से यूरोप के लोग ऐसा सोचते थे कि हम भारत को समुद्री मार्ग से अगर तलाश लेते हैं तो हमारे पास एक नया रास्ता होगा और हम व्यापार कर सकेंगे। तो इस क्रम में क्या होता है? इस क्रम में जो है पुर्तगाल और स्पेन जैसे देश आगे बढ़ रहे थे और वो निरंतर पूरी दुनिया में अपने अभियान भेज रहे थे कि किसी प्रकार से हम भारत की खोज समुद्री मार्ग के माध्यम से कर लें। तो स्पेन से एक यात्री निकलता है, कोलंबस, और वह मार्ग भटक जाने की वजह से अमेरिका पहुंच जाता है। ये हमने पिछले क्लास में देखा था कि किस प्रकार से स्पेन से कोलंबस निकल करके भारत की खोज में निकलता है और मार्ग भटक जाने की वजह से वह अमेरिका की खोज कर लेता है, अमेरिका के मार्ग की खोज कर लेता है और इस प्रकार से यूरोप और अमेरिका के बीच में एक कनेक्शन स्थापित हो जाता है। उसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश जा करके अमेरिका में अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, उपनिवेश बना लेते हैं और अमेरिका में पूरा शासन फ्रांस और ब्रिटेन इन सब देशों का वहाँ पर हो जाता है। उसके बाद जो है अमेरिका में क्रांति होती है, अमेरिका में जो है स्वतंत्रता की लड़ाई होती है और वह आज़ादी प्राप्त करते हैं। यह विश्व इतिहास की बात है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। पुर्तगाल से जो है कई यात्री बराबर भारत की खोज में निकल रहे थे और इसी क्रम में 1487 में एक यात्री जो है बार्थोलोम्यू डियाज, वो अफ्रीका के किनारे किनारे तट से यहाँ पर साउथ अफ्रीका के नीचे आशा अंतरीप, यहाँ पर है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप जिसको कहते हैं आशा अंतरीप, आशा अंतरीप की खोज करता है बार्थोलोम्यू डियाज। क्या नाम था उसका? बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज पुर्तगाल से 1487 में निकलता है और वह
अफ्रीका के तट के किनारे किनारे चलता हुआ साउथ अफ्रीका जो देश है वहाँ नीचे तक आता है और वहाँ पर एक केप उससे प्राप्त एक केप मिलती है। केप एक बिल्कुल किनारे का स्थान होता है जहाँ पर जहाज़ों के लंगर डाले जा सकते हैं, यानी समुद्री जहाज़ों को भिड़ाकर रोका जा सकता है। तो उस स्थान तक वो पहुँचता है और उसको नाम देता है केप ऑफ स्टॉर्म्स। बार्थोलोमेव डियाज जो है उसका नाम रखता है केप ऑफ स्टॉर्म्स, तूफानों का। वहाँ उसको बहुत ज़्यादा तूफान कुहासा ये सब दिख रहा था जिससे वो अच्छे तरीके से वहाँ आगे नहीं जा पाया, तो उसको उसने नाम दिया केप ऑफ स्टॉर्म्स और बाद में उसे जो है केप ऑफ गुड होप नाम दिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बार्थोलोमेव डियाज ने उस केप का क्या नाम रखा था, तो उसका नाम उसने रखा था केप ऑफ स्टॉर्म्स और उसके बाद उसे केप ऑफ गुड होप नाम दे दिया गया। यह घटना है 1487 की, यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1453 में क्या हुआ था। 1453 में एक घटना हुई जिसकी वजह से इंडिया और यूरोप के बीच का व्यापार बंद हो गया। वह घटना क्या थी? कुस्तुतनिया पर उस्मानियों का नियंत्रण, यानी जो टर्की देश है, तुर्की देश है, उसी के द्वारा यूरोप तक जाने का मार्ग था और वहीं पर बाइजेंटाइन की जो राजधानी थी कंस्टेंटिनोपल, जिसको कुस्तुतनिया कहा जाता था, उस पर तुर्की का नियंत्रण हो गया और वह मार्ग बंद हो गया, जिसकी वजह से यूरोप के लोग समुद्री मार्ग की खोज में थे। और उसी क्रम में 1487 में पुर्तगाल का एक यात्री बार्थोलोमेव डियाज भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन वह आशा अंतरीप तक आया और फिर वापस चला गया। जो पुर्तगाल का एक प्रिंस है, प्रिंस हेनरी, वह समुद्री खोज में बहुत रुचि लेता था, इसीलिए उसे कहा जाता था द नेविगेटर। प्रिंस हेनरी को क्या कहा जाता था? प्रिंस हेनरी, जो पुर्तगाल का प्रिंस था, इसे कहा जाता था द नेविगेटर। नेविगेटर का मतलब होता है समुद्री मार्गों में जो पथ प्रदर्शक होता है, उसे नेविगेटर कहा जाता है। तो द नेविगेटर इसे कहा जाता था क्योंकि यह अपने देश के समस्त जो है नौका यात्रियों को बहुत प्रोत्साहन देता था, उनका साथ देता था कि आप जाएं और अनेक भौगोलिक क्षेत्रों की खोज करें, क्योंकि उस समय स्पेन और पुर्तगाल में बहुत प्रतिद्वंद्विता चल रही थी कि वो नए नए क्षेत्रों के नए नए द्वीपों की खोज कर रहे थे। बराबर यूरोप से अनेक अभियान निकाले जा रहे थे। तो यह प्रिंस हेनरी क्या किया, इसने अनेक अभियानों के द्वारा जो है अफ्रीका के तट का एक मैप बनवाया। यहाँ पर अनेक अभियान उसने भेजे और इस अफ्रीका के तट का एक मैप जो है वो प्रिंस हेनरी ने तैयार करवाया और उसी मैप के सहारे, उसी मैप के माध्यम से बार्थोलोमेव डियाज 1487 में अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा, जिसका नाम जो है केप ऑफ स्टॉर्म्स बार्थोलोमेव डियाज ने रखा था और बाद में उसे केप ऑफ गुड होप कहा गया, क्योंकि वही एक बिंदु था जहां से उन्हें एक आशा थी, होप थी कि वह आगे भारत को खोज लेंगे, इसीलिए उसे केप ऑफ गुड होप कहा गया, आशा का अंतरीप कहा गया। इसके बाद 1487 की इस घटना के बाद में 1498 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई और एक यात्री जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पुर्तगाल का एक नाविक था, पुर्तगाल का एक व्यापारी था। इसको जो है पुर्तगाल के शासकों ने भेजा और कौन से शासक थे? उनका नाम था इमैनुअल प्रथम। इमैनुअल प्रथम ने वास्को डी गामा को पुर्तगाल से भेजा भारत की खोज में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा किसके शासनकाल में पुर्तगाल से भारत की खोज के लिए आया था? तो उसमें पुर्तगाल के जो राजा थे उनका नाम था इमैनुअल प्रथम। तो उनके आदेश से, उनकी आज्ञा से भारत की खोज के लिए वास्को डी गामा 1497 में निकलता है। ये निकलने की डेट है 1497 में वास्को डी गामा निकलता है और अफ्रीका के तट के किनारे किनारे
यह केप ऑफ गुड होप हो करके और मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच से निकलते हुए केन्या आकर था, और मोजाम्बिक और केन्या के बाद में यह जो है एक गुजराती व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल मनीक, ये सब नाम आप नोट करते रहें, नोट्स बनाते रहें पॉइंट बाय पॉइंट, जो भी मैं बता रहा हूँ एक एक पॉइंट नोट करते रहें। अब्दुल मनीक नाम के एक गुजराती पथ प्रदर्शक, ये गुजराती था, व्यापारी था गुजरात का, ये सब मैं पहले बता भी चुका हूँ संक्षेप में आपको। गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से हिंद महासागर को पार करके इंडिया पहुंच जाता है। कालीकट कहाँ है? केरल में है। कालीकट कहाँ है? केरल में। 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाल से 3 जहाज लेकर के केप ऑफ गुड, जहाँ तक बार्थोलोमेव डियाज आया था वहाँ तक आता है। उसके बाद में यह जो मेडागास्कर द्वीप है उसके बीच से होता हुआ यहाँ मोजाम्बिक और केन्या के पास में, यहाँ से जो है हिंद महासागर को वो पार करता है। और हिंद महासागर को पार करने में इसकी मदद करता है अब्दुल मनीक नाम का एक गुजराती व्यापारी, जो पहले हिंद महासागर को अरब व्यापारियों के साथ में कभी पार कर चुका था, इसलिए उसे अनुभव था कि वहाँ कैसे जाया जा सकता है। इस हिंद महासागर को पार करने के बाद में वास्को डी गामा पहुँचता है कालीकट नाम की जगह पे, जो एक बंदरगाह है जो केरल में पड़ता है। और वर्तमान समय में इस कालीकट को कहा जाता है कोझिकोड। वर्तमान समय में इस बंदरगाह का नाम जो है वो कोझिकोड है। जब वास्को डी गामा यहाँ इंडिया पहुँचा 1498 में, तो वहाँ पर जो है उस समय अरब के व्यापारियों का वर्चस्व था, यानी भारत से व्यापार करने के लिए अरब के व्यापारी भारत आते थे और वो यहाँ से सामान ले जा कर के अरब के द्वारा यूरोप को सप्लाई किया करते थे। ये वर्तमान की सिचुएशन थी। अरब के व्यापारी यहाँ के व्यापारियों के साथ मिल कर के व्यापार किया करते थे, और पहली बार जो है एक यूरोप का सीधे यात्री भारत जो है समुद्री मार्ग से पहुँचा था। यह एक बड़ी घटना थी। इसके तहत, इसके चलते जो है यहाँ का एक जो शासक था जिसको जमोरिन की उपाधि दी जाती है, जमोरिन कहा जाता है, पुर्तगालियों ने ही इसको ये उपाधि दी थी जमोरिन की। तो कहा जाता है यह जमोरिन एक हिंदू शासक था जो यहाँ मालाबार के तट पे, जो इंडिया का इधर केरल तरफ वाला तट है, इसको कहा जाता है मालाबार। कभी क्वेश्चन आपसे इस तरह अलग से भी आ सकता है कि वास्को डी गामा भारत के किस तट पे पहुंचा था, तो कौन से तट पे पहुंचा था? मालाबार। और इधर का जो कोरोमंडल तट है, जो पूरब की तरफ का तट है, वो इसको कहते हैं कोरोमंडल। तो कोरोमंडल तट पे वो नहीं आया था, वो पहुंचा था मालाबार तट पे। कहाँ पहुंचा था? कालीकट, जिसे कोझिकोड कहा जाता है, केरल में पड़ता है। और वहाँ का एक स्थानीय शासक जिसका नाम था जमोरिन उसकी उपाधि थी, जमोरिन, वह वास्को डी गामा का स्वागत करता है। स्वागत करने के पीछे रीजन यह था क्योंकि वहाँ पे पूर्ण रूप से अरब के व्यापारियों का ही नियंत्रण था। अरब के व्यापारी ही वहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे, और निश्चित तौर से वहाँ के जो क्षेत्रीय राजा, क्षेत्रीय व्यापारी थे, वह भी एक नए मार्ग की तलाश में थे, क्योंकि उनको भी लगता था कि सिर्फ अरब के व्यापारी अगर सामान ले जाते हैं तो हमारे सामान का भरपूर मूल्य हमें नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर बाहर के लोग सीधे हमारे पास आते हैं तो हमारे पास विकल्प होगा और हम अपने सामान की बेहतर कीमत भी प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि अरब वासियों से वह भी जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए जमोरिन ने जो है वास्को डी गामा का बहुत अच्छा स्वागत किया और कहा कि आप यहाँ पर जो है व्यापार करें। लेकिन अभी इसने फैक्ट्री या कोठी स्थापित करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उस समय में जो है वहाँ के राजाओं, व्यापारियों के यहाँ पर अरब वासियों का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था, क्योंकि वो बहुत दिनों से उनके साथ व्यापार कर रहे थे, उनका दबाव था। इसीलिए जमोरिन ने यहाँ पर व्यापार करने के लिए
कोई भी कोठी स्थापित करने की अनुमति नहीं दी। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वास्को डी गामा जब प्रथम बार भारत आया था तो क्या उसे कोठी या फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति जमोरिन के द्वारा दी गई थी, तो उत्तर होगा नहीं दी गई थी। उसे सिर्फ जो है व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, सामान को खरीदने बेचने की अनुमति दी गई थी, लेकिन कोई भी व्यापारी स्थापना यानी व्यापारी कोठी स्थापित करने की अनुमति उसे नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उस समय जो है वहाँ के क्षेत्रीय राजाओं के दरबारों में अरब के व्यापारियों का बहुत ज़्यादा दबाव था और बगैर उनसे सलाह मशविरा किए हुए या फिर वो उनको तुरंत नाराज़ नहीं कर सकते थे जब तक कि उनके पास एक ठोस विकल्प न होता। तो वहाँ पर वास्को डी गामा की अनुमति मिली व्यापार करने की। अब व्यापार करने के साथ साथ वास्को डी गामा ने कुछ चीज़ों को मार्क किया कि यहाँ पर जो है बहुत सारे जहाज अरब वासियों के आते हैं और वो व्यापार करते हैं, लेकिन उन जहाज़ों पर बहुत ज़्यादा हथियार नहीं हैं, वो निहत्थे हैं, ज़्यादातर व्यापार के ही दृष्टिकोण से आते हैं। और अगर एक अच्छी मजबूत नौसेना हो और उनको हराया जाए, उनके ऊपर हमला किया जाए तो आसानी से उन्हें यहाँ से खदेड़ा जा सकता है। वास्को डी गामा ने अपनी पहली यात्रा में ही यह चीज़ मार्क कर ली थी और उसके बाद उसने बहुत सारा सामान, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, मसाले, ये सारी चीज़ें ले करके वह वापस अपने देश पुर्तगाल जाता है और वहाँ पर उस सामान को वह विक्रय करता है। विक्रय करने के बाद में ऐसा बताया जाता है इतिहास में कि समस्त आने जाने का खर्चा निकाल करके वास्को डी गामा को जो है 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ, 60 गुना मुनाफा उसे पूरे खर्चे को निकालने के बाद में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के इतने अत्यधिक लाभ को देख करके वहाँ के अनेक व्यापारी जो है वो भारत के साथ इस केप ऑफ गुड होप मार्ग से होकर के व्यापार करने के लिए लालायित हो गए और पुर्तगाल में स्थापना हुई भारत से व्यापार करने के लिए एक कंपनी की 1498 में ही एक कंपनी की स्थापना हुई और कंपनी को कहा गया इस्तादो द इंडिया, इस्तादो द इंडिया। यह पुर्तगाली कंपनी का नाम था जो 1498 में वहां स्थापित की गई और फिर इसी कंपनी के माध्यम से पुर्तगाली अपने आप को क्या कहते थे, इस्तादो द इंडिया, और इसी के माध्यम से भारत के साथ व्यापार करने के लिए अनेक अभियान भेजना शुरू कर दिया गया। इस प्रकार वास्को डी गामा के बाद में अनेक लोग जो है भारत में आए और उनकी हम चर्चा करते हैं। अभी देखते हैं कि कौन कौन लोग यहाँ पर आए और किस किस प्रकार से उन्होंने भारत के व्यापार पे और उसके बाद भारत में राजनैतिक और धार्मिक प्रभाव भी डालना शुरू किया। क्योंकि यूरोप के जो पुर्तगाल जैसे देश थे वो जब यहाँ पर आए तो उनके उद्देश्य क्या थे, किस लिए आ रहे थे वो। अभी तक जो हमने चर्चा की है उससे ये पता चलता है कि यूरोप के जो लोग भारत आ रहे थे वो व्यापार करने के लिए आ रहे थे। अभी तक की चर्चा में तो यही प्रतीत होता है कि वह जो इस मार्ग से भारत आ रहे थे तो वह व्यापार के दृष्टिकोण से आ रहे थे, बिजनेस करने के दृष्टिकोण से आ रहे थे। तो एक तो उनका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, एक उद्देश्य जो है ये उद्देश्य अलग से आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन में। तो एक उद्देश्य उनका था व्यापार, प्रमुख उद्देश्य था व्यापार करने के लिए तो वो आ ही रहे थे, मसालों का व्यापार, भारतीय वस्तुओं का व्यापार। तो एक उद्देश्य तो उनका व्यापार था, बिल्कुल 100% सही है। दूसरा उद्देश्य उनका था धार्मिक। जो पुर्तगाल के व्यापारी या पुर्तगाल के जो लोग आ रहे थे भारत में, उनका एक उद्देश्य धार्मिक भी था। क्यों? क्योंकि 1453 में, अभी जो मैंने पहले बताया था 1453 में कौन सी घटना हुई, 1453 में कुस्तुनतुनिया पर उस्मानियों का नियंत्रण हो गया। तो वह पूछेंगे तो फिर इसका और उसका क्या लेना देना है। 1453 की घटना में जो टर्की ने कुस्तुनतुनिया पे नियंत्रण कर लिया, उसका और इस धार्मिक उद्देश्य से क्या संबंध है। तो संबंध ये है कि उस समय
जो बैजंतिया साम्राज्य था, पिछले जो क्लास में हमने बताया था आपको, उस घटना को याद करें, क्या हुआ था उस समय। बैजंतिया साम्राज्य जो यहाँ पर पुरानी क्लास में आप देख लीजिएगा डिटेल में, यहाँ पर बैजंतिया साम्राज्य जो था रोम का एक भाग था। बैजंतिया साम्राज्य रोम का ही एक हिस्सा था, पश्चिमी रोम और पूर्वी रोम। तो जो पूर्वी रोम था उसको कहा जाता था बैजेंटाइन एम्पायर, बैजंतिया साम्राज्य। उसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। उसकी राजधानी क्या थी? कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया कैपिटल होने के साथ साथ एक धार्मिक केंद्र भी था ईसाइयों का, वहाँ पर धार्मिक सेंटर भी थे। तो जब तुर्की ने उस राजधानी पे कब्जा किया तो उनके जो धार्मिक सेंटर थे उनको तोड़ दिया गया, वहाँ बहुत अत्याचार किया गया उनके धर्मगुरुओं के साथ में, और उनको वहाँ से भगा दिया गया, वहाँ से उनको खदेड़ दिया गया। इस घटना का अंजाम ये हुआ कि उसके बाद जब यूरोप में ये सब चीज़ें पहुँची तो ईसाई धर्म पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वहाँ पर उसी दरमियान जो है पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ और उसके द्वारा ये क्वेश्चन पुटअप होने लगे कि ईश्वर शक्ति पर विश्वास लोगों का कम होना शुरू हो गया। उन्होंने सोचा कि कुस्तुनतुनिया जो धर्म का केंद्र था, जब वहाँ पर टर्की देश ने आक्रमण करके हमें हरा दिया और ईश्वर की सत्ता ने हमें नहीं बचाया, इसका मतलब है कि ईश्वर की सत्ता में वह शक्ति नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न उठना शुरू हुए और वहाँ से जो है कुछ देशों ने ये रणनीति बनाई, जब उन्होंने भारत को प्राप्त किया जैसे पुर्तगाल, तो व्यापार करने के साथ साथ उन्होंने सोचा कि इस जगह पर 1453 में हमारे धर्म की हार हुई है, यानी हमारी ईसाईयत धर्म की हार हुई है, तो क्यों ना जब हमने एक नया मार्ग खोजा है, एक नए क्षेत्र को खोजा है, वहाँ जा कर के हम अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करें, जिससे कि जो नुकसान हमें यहाँ पर माइनस हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हम यहाँ पर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, नए लोगों को अपने धर्म से जोड़ेंगे। तो एक जगह हमें नुकसान हुआ था, दूसरी जगह हम उसको प्लस कर लेंगे और हम बैलेंस करेंगे। तो इस तरह उन्होंने एक उद्देश्य बनाया कि हम धार्मिक प्रचार प्रसार भी करेंगे। और यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी व्यापार की, इन सब कंपनियों में कौन सी कंपनी सर्वाधिक रूप से धार्मिक उद्देश्य को लेकर के भी आई थी? तो उत्तर होगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको एस्तादो द इंडिया कहते थे। वह व्यापार के साथ साथ धार्मिक उद्देश्य को लेकर के भी आई थी और यहाँ पर वो ईसाई मिशनरीज जो है उन्होंने चलाया, ईसाई मिशन चलाए और यहाँ पर उन्होंने धार्मिक क्रियाकलाप भी, अभी हम आगे देखेंगे, उन्होंने चलाया। तो व्यापारिक उनका एक उद्देश्य था, एक धार्मिक था, और तीसरा उद्देश्य उनका था हिंद महासागर पे प्रभुत्व, हिंद महासागर पर अपना प्रभुत्व जमाना। क्योंकि वास्को डी गामा जब पहली बार आया था, जब वास्को डी गामा पहली बार आया था, उसी बार उसने यह चीज़ देख ली थी कि यदि भारत के साथ हमें यह मार्ग बनाए रखना है, इस मार्ग से व्यापार करना है, तो यहाँ पर जो वाटर बॉडी है, यहाँ पर जो समुद्र है, जिसको हिंद महासागर कहा जाता है, अरब सागर कहा जाता है, हिंद महासागर का ही हिस्सा है अरब सागर, हिंद महासागर है, उस पे हमें नियंत्रण करना ही होगा। ये वास्को डी गामा ने पहली यात्रा में ही मार्क कर लिया था। अगर हिंद महासागर पे हमारा कब्जा बन जाएगा तो हम भारत के साथ बिल्कुल निश्चिंत होकर के व्यापार करेंगे, क्योंकि यहाँ अफ्रीका के तटों पे इतना कोई शक्तिशाली क्षेत्र नहीं था जो उनके व्यापार को प्रभावित कर सकता। केवल एक ही बाधा थी, वो थी हिंद महासागर, और बाधक कौन थे? अरब के व्यापारी, अफ्रीका के नहीं, अरब के व्यापारी। अरब के व्यापारी हिंद महासागर में पूरी तरीके से कब्जा किए हुए थे। तो उसने सोचा कि यदि हम अरब के व्यापारियों को हिंद महासागर से खदेड़ दें तो हिंद महासागर हमारे कब्जे में आ जाएगा, और जिसका कब्जा हिंद महासागर पे होगा वही भारत के साथ व्यापार समुद्री मार्ग से
निश्चिंत होकर के हमेशा के लिए कर सकेगा। तो इनका एक उद्देश्य था हिंद महासागर पर अपना प्रभुत्व कायम करना, या फिर इसे आप कह सकते हैं राजनैतिक, ये तो राजनैतिक हस्तक्षेप हुआ ना, ये एक राजनैतिक उद्देश्य भी लेकर के आए थे। तो इस प्रकार तीनों उद्देश्यों को इन्होंने किस प्रकार से पूरा किया, ये हम आगे देखते हैं, जब वास्को डी गामा के बाद में कौन कौन भारत में आया और उसने क्या क्या किया। तो चलिए इस पे हम चर्चा करें। तो हमने एक देख लिया 1498, पहला हमने क्या देखा 1498 में। 1498 में क्या हुआ, वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा ये इसकी प्रथम यात्रा थी, फर्स्ट यात्रा थी। उसके बाद में 1500 में, यानी उसके 2 ही वर्ष बाद पेड्रो अल्बरेज, पुर्तगाल से कौन आया, पेड्रो अल्बरेज। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वास्को डी गामा के बाद में दूसरा पुर्तगाली यात्री भारत कौन आया। पेड्रो अल्बरेज के निर्देशन में दूसरा अभियान दल भारत आता है 1500 में। और पेड्रो अल्बरेज जो है, अब वास्को डी गामा तो 3 ही जहाज लेके आया था, पेड्रो अल्बरेज आया 13 जहाज लेकर के। क्या लेके आया, 13 जहाज। पेड्रो अल्बरेज जो है 13 जहाज लेकर के आया, और वो पूरी तरीके से नौसेना से सुसज्जित जहाज थे। यानी पुर्तगाल से पेड्रो अल्बरेज को स्पेशली भेजा गया था कि हिंद महासागर में जो भी बाधाएं आती हैं अपनी नौसेना के द्वारा उस पर हमला करो, रास्ता साफ करो। सीधा सा इसका तात्पर्य था। 13 जहाज लेकर के आया था और वो नौसेना से लैस थे, उस पर हथियार थे, तोपें थी। हिंद महासागर में जब पेड्रो अल्बरेज आया तो वो यहाँ पे कोचीन और कुन्नौर दोनों शासकों से मिला। कोचीन भी गया और कुन्नौर भी गया। कोचीन और कुन्नौर 2 जगह हैं, दोनों जगह पे वो संपर्क करता है। और वो एक चीज़ यहाँ पर देखता है कि यहाँ के जो क्षेत्रीय शासक हैं उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। ये चीज़ उसने मार्क की कि यहाँ पर जब वो अलग अलग क्षेत्रीय शासकों से मिला, कोचीन से मिला, कुन्नौर में गया, वहाँ मिला, और भी अनेक व्यापारियों और क्षेत्रीय शासकों से वो मिला, तो वहाँ पर उसने ये चीज़ गौर की कि यहाँ के जो क्षेत्रीय शासक हैं वो एक दूसरे को नीचा गिराना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ उनकी आपस में कतई नहीं बनती है, और वह इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है यदि इनको आपस में लड़वा दिया जाए। ये आपस में इनकी बनती नहीं है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके यहाँ पे हस्तक्षेप करके अरब के व्यापारियों को भी भगाया जा सकता है और अपना वर्चस्व यहाँ पे राजनैतिक रूप से कायम किया जा सकता है। यह पेड्रो अल्बरेज ने देखा और उसने क्या किया, यहाँ पर जब वो अनेक शासकों से मिलने लगा तो जाहिर सी बात है जो अरब के व्यापारी वहाँ पर दरबारों में उपस्थित थे, जो अरब के व्यापारी उस समय व्यापार के लिए इन शासकों के संपर्क में थे, उनको जब पता चला कि पुर्तगाल से आने वाले व्यापारियों को तवज्जो दी जा रही है तो उन्होंने अपना हस्तक्षेप जाहिर किया। तो इसका परिणाम क्या होना था, परिणाम क्या होना था, झगड़ा, संघर्ष, युद्ध। और यहाँ हिंद महासागर में पेड्रो अल्बरेज और अरब के व्यापारियों के बीच में क्लैश स्टार्ट हो गया। यहाँ पर जहाज के द्वारा उनका एक युद्ध हो गया जिसमें कि पेड्रो अल्बरेज ने एक जहाज जो है अरब व्यापारियों का पकड़ लिया और उस जहाज को जो है भारत के शासकों को गिफ्ट कर दिया और अरब के व्यापारियों को उसने वहाँ पर एक सूक्ष्म रूप से ही सही लेकिन हरा दिया और उनको अपनी शक्ति का अंदाज़ा पेड्रो अल्बरेज ने करवा दिया था। उसके बाद पेड्रो अल्बरेज भी जो है वह व्यापार करके वापस चला जाता है अपने देश पुर्तगाल और फिर से वहाँ से आता है वास्को डी गामा। वो कब आता है, 1502 में वास्को डी गामा फिर से वापस आता है, वास्को डी गामा। और इस बार जो है वास्को डी गामा को भेजा गया था इसलिए कि अब आपको भारत में अपनी एक व्यापारिक फैक्ट्री, व्यापारिक कोठी स्थापित करनी है। व्यापारिक कोठी या व्यापारिक फैक्ट्री क्या होती है, यहाँ पे फैक्ट्री का मतलब है कारखाना नहीं है, यहाँ फैक्ट्री का मतलब है एक व्यापारिक स्थल, एक व्यापारिक कोठी, एक स्थान
जहाँ से जो है आयात और निर्यात की जानी वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता था। क्षेत्रीय व्यापारी वहाँ पर आते अपना सामान बेचते थे और इनके जहाज वहाँ से उस सामान को पुर्तगाल ले जाते थे। वह एक ऐसा संग्रहण केंद्र आप कह सकते हैं और वहाँ पे इनके कर्मचारी रहा करते थे। उसको कोठी कहा जाता था या फैक्ट्री कहा जाता था। तो वास्को डी गामा जब 1502 में आया तो इसने सबसे पहली कोठी भारत में स्थापित की और वह कहाँ स्थापित की? कोचीन में। तो प्रथम कोठी, ये प्रश्न पूछा गया है, प्रथम कोठी 1503 में स्थापित की थी पुर्तगालियों ने और कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में। इसे एक अलग पॉइंट डाल करके नोट करें कि पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम कोठी भारत में 1503 में कोचीन में स्थापित की थी। और किसके द्वारा यह कार्य किया गया था? वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। जब वो अपने सेकेंड राउंड दूसरे अभियान में भारत आया था उस समय उसने जो है 1503 में प्रथम कोठी स्थापित की थी कोचीन में। और इतना कार्य करने के बाद में वास्को डी गामा फिर अपने देश वापस पुर्तगाल आ जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस प्रकार से पुर्तगाल और भारत के बीच में व्यापारिक संबंध शुरू हो गए थे और आना जाना प्रारंभ हो गया था। शुरुआत में जो है सिर्फ व्यापारी आते थे और व्यापार करते थे, यहीं तक सीमित था संबंध कि पुर्तगाल से व्यापारी आते थे और व्यापारिक वस्तुएं ले जा करके वो पुर्तगाल में बेचते थे। इस प्रकार से ये एक व्यापारिक संपर्क जो है भारत और पुर्तगाल के बीच में, या कह सकते हैं भारत और यूरोप के बीच में प्रारंभ हो गया था। अभी तक यूरोप की किसी अन्य कंट्री के द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया था, ना ही किसी दूसरे देश का कोई व्यापारी या कंपनी अभी तक भारत आई थी। सिर्फ और सिर्फ अभी पुर्तगाल के व्यापारी या पुर्तगाल की कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर रही थी 1503 तक। और हम आगे देखेंगे कि 1595 तक ये अकेले ही यूरोप से व्यापार करने के लिए आते रहे। इसके बाद में जो है कंपनियों के वायसराय और गवर्नर भारत आना प्रारंभ हुए। तो वहाँ से तमाम सारे क्वेश्चन बनते हैं